शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद चौड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में गए बागियों और भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 बागी नेता धनबल से बिक गए और पार्टी के खिलाफ बगावत की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 प्रस्तुत करने के बाद सभी बागी नेता सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब भरे हुए अटैची नजर आए तो राजनीतिक मंडी में बिक गए और दूसरी किश्त पाने के लिए पंचकुला भाग गए। उन्होंने कहा कि हम अटैची वाले नहीं हैं जबकि जनबल वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सरकार या मुख्यमंत्री पद को बचाने की नहीं है, बल्कि जन भावनाओं की खरीद फरोख्त करने वालों को सबक सिखाने की है। मैं ये नहीं कहता, अगर इतना पैसा इन्होंने जब छोटे छोटे बच्चे गुल्लक के माध्यम से आपदा राहत में दे रहे थे, जितना 15 करोड़ से ज्यादा अगर आपने आपदा राहत में दिया होता, आपदा राहत में राशि लाई होती तो जनता आपको मानती, तो जनता भी आपकी इज्जत करती। आज वक्त आ चुका है, हमारे पास धन बल नहीं है, हम भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही है, अभी आजकल सीपीएम की तरह है हम भी। ये बेचारे लाल सलाम करते करते उमड़ के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए। हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आपका बल है। मैं हिमाचल की जनता से शिमला की राजधानी से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। 75 साल से हमारे एक वोट मिला है, उस वोट को कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा आप लोगों को दिया गया। आजादी से पहले 600 साल हम गुलाम रहे, हमारे पास कोई वोट का अधिकार नहीं था। यह वोट ही आपकी ताकत है जो हमको आपके सामने लाती है। इस वोट के दम से हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर हम गलती करें हमें सजा दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को खराब करने का कार्य किया है। इस कार्य में को खराब करके जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और आपके वोट को खरीदने की कोशिश की है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो ये मत देखिए कि हम कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों को वोट डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि जो लोग लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश करते हैं उनको सबक सिखाने जा रहे हैं। तो क्या आप सबक सिखाएंगे? 1 जून को जब वोट डालने जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राज्यसभा की सीट चुराई है, लोकतंत्र तब मजबूत होगा, बिकने वाले तब हारेंगे जब चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा। ये लड़ाई सत्ता की कुर्सी की नहीं है। हमारी कुर्सी अभी 3.5 साल हमारी कुर्सी है। जयराम जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार 14 महीने की फिल्म है, हमारी सरकार अभी 3.5 साल और अधिक फिल्म है। और ये इस कांग्रेस की सरकार का 2027 में दूसरा पार्ट भी आएगा। यह लोकतंत्र है। यहां जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में कहा, ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये कहा है, ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये लोकतंत्र है, या जनता ही भगवान है। इस सरकार को जनता ने ही बचाया, भगवान ने ही बचाया। आज जिन्होंने भी इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, कई तथ्य सामने आ रहे हैं। ये लड़ाई भूमाफिया के खिलाफ जगह जगह से हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष
और सभी कर्मठ कार्यकर्ताएं हैं, आप सबका हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आपने इस रैली में शामिल होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया है। हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी जो हमारा यहाँ का बहुत ही सशक्त कैंडिडेट है, मैं बधाई देना चाहती हूँ विनोद सुल्तानपुरी जी को कि पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसा अभी आपने अपने भाषण में कहा कि आप यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको केंद्र के समक्ष उठाकर उन मुद्दों को की आवाज केंद्र सरकार में रखेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और जैसा आपके स्वर्गीय पिताजी ने भी बहुत लंबे अरसे तक वो एमपी रहे, उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप भी उनको इस इलाके को यहाँ से नेतृत्व देंगे और केंद्र में जाकर हमारी आवाज को उठाएंगे। हमें खुशी है कि इस बार बहुत युवा नेता को पार्टी ने चुनकर आपके बीच में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता, मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का जोश आपने आज यहाँ दिखाया उसी तरह से अब आप बूथ स्तर पर जाकर काम करेंगे, अपने जोन लेवल पर जाकर काम करेंगे, आप पार्टी को मजबूती देंगे। जो ये चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं उसमें आपने ये समझना कि विनोद सुल्तानपुरी नहीं, हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ही एमपी बनने जा रहे हैं। तो इस भाव से अगर आप काम करेंगे हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने ये 15 महीने के अंदर अंदर जो अद्भुत कार्य करके दिखाया है वो एक हमारे लिए मिसाल है कि इतने छोटे समय में आपने बहुत निर्णायक फैसले लिए हैं। आप सभी देख रहे हैं, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने ओपीएस को लागू किया और जो ओपीएस का फायदा हुआ है वो आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी मांग थी हमारी, बहुत पुरानी मांग थी, जिसमें आप चाहते थे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए और वो पेंशन भी तिगुना चौगुना बढ़कर आज सरकार ने आपको दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमने राजस्थान में भी जब हमारी सरकार थी हमने ओपीएस वहां भी लागू किया था। जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां आई उन्होंने उस ओपीएस को वापस लिया। तो ये एक आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन हमारा हितैषी है, कौन सी सरकार हमारे हित में काम करने जा रही है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। दूसरी बात जो हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी। हम भी जब जनसभा में जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो महिलाओं का एक ही प्रश्न होता था, कब मिलेंगे हमको वो 1500 रुपए। मुझे आपको बताना है कि हमने वो 1500 के लिए वो धनराशि सरकार ने रखी थी और तुरंत हम उसको देने जा रहे थे, पर बीच में जो ये आपदा आई, ये आपदा की घड़ी आई, जिसकी वजह से हमें वो पैसा डाइवर्ट करके लोगों की आपदा के वक्त में उनके साथ खड़े होकर उनके मकान बनाने के लिए, उनकी भूमि के लिए, उनकी आर्थिक तौर से मदद करने के लिए सरकार ने वो पैसा वहां लगाया। अब जैसे ही वो आपदा का काम खत्म हुआ, अब हम उस पैसे को तुरंत से तुरंत हर महिला के खाते में वो 1500 रुपए देंगे। दूसरा वायदा हमने आपसे प्रेरणा लेते हुए, जो एक किसान के बेटा होने के नाते अपना पूरा का पूरा पैसा उन्होंने सरकार को डाल दिया, 51 लाख रुपए, और अपने पास कोई पैसा नहीं रखा। इस तरह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी, इनसे प्रतिज्ञा से लेते हुए, इनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं इनसे कई चीज़ें सीखता हूं और मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने इस पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र का सेवा की, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं।
और उनका जीवन शैली जो रही उसमें साधारणता, उनके जो काम करने का तरीका और बहुत ही जुझारू तरीके से सभी से मिलने का जो उनका तरीका रहा है, उससे मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस रास्ते पे चलते हुए अपने लोगों की सेवा के लिए समर्पित हूँ। आज मैं आपके सामने उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन इस प्रदेश के ऊपर त्रासदी आई। इस प्रदेश के ऊपर जब त्रासदी आई तो हमारे जो अभी सांसद जी हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहे। जब हमारे सेब के ऊपर इंपोर्ट की ड्यूटी लगी तो हमारे मोदी जी ने कहा कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा, पर हमारे सांसद जी फिर भी चुप्पी साधे रहे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग जब हमारा बन रहा था उसमें जो डीपीआर बनाई गई उसमें उनकी तरफ से जो संशोधन होना चाहिए था उस संशोधन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से 5 लोगों की जान गई। जब उसमें हमने प्रश्न विधानसभा में उठाया तो उसमें हमें ये बताया गया कि डीपीआर नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब इसके ऊपर पूरा मंथन किया जाए और आज का जो ये दिन है इसमें ये निर्णय करना होगा कि आपका उम्मीदवार किस तरह का हो, वो आपकी आवाज़ उठाता है कि नहीं उठाता है। जब आपने ये देखा कि इस तरह की त्रासदी हुई उसमें उनकी तरफ से कोई बात नहीं रखी गई। जो प्रश्नकाल होता है उसमें प्रश्न उठा सकते थे, स्टार क्वेश्चन में लिखित तरीके से बोल सकते थे, स्पीकर साहब के सामने अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रख सकते थे। ये अनेकों तरीके थे जिसके द्वारा हमारे सांसद जी हमारे लोगों की आवाज़ उठा सकते थे। पर मुझे दुखद होकर यह सूचित करना पड़ रहा है कि मात्र 2 बार वो प्रश्न उठाने के लिए 5 वर्षों में उठे। जो सांसद 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके लिए आपकी आवाज़ बनकर संसद में गूंजे। पर मुझे दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि 5 साल तक मोनी बाबा की तरह बैठे रहे, कोई बात ही नहीं की। और आज हमारे सभी कार्यकर्तागण यहाँ आए हैं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके लिए, आपके द्वारा जो भी काम लाए जाएंगे, आपकी बात का मान सम्मान रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी पार्टी की होगी, हमारी सरकार की होगी। और जो भी गठबंधन में साथी हैं उनकी बात की भी बात रखने का आपके बीच में आकर आपको मैं आश्वासन देने आया हूं। भाई जी अभी रुक जाओ, थोड़ी देर देखिए।